जय हिंद। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद के बारे में। यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना कैसे आगे बढ़ी, इस सभी चीज़ के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी हम देंगे। ठीक है, समझते हैं कि कहा क्या रहा है। कहता है यूरोप में राष्ट्रवाद, तीन शब्द है। पहला है यूरोप। तो बाबू लोग हम आपको बता देते हैं यूरोप के बारे में। हम आपको पहला जब स्टार्टिंग वीडियो में ही हम आपको बता दिए थे, सबसे पहला वीडियो में ही, कि यूरोप एक महादेश है। यूरोप क्या है? एक महादेश है। देखिए ये छोटा सा बैनर यहाँ पे चिपका हुआ है, यही हमारा यूरोप है। ठीक है, अब बोलोगे सर ये क्या है चिपका दिए? भैया जितना मेरा औकात है उतना हम किए हैं। ठीक है, अब आपका है उस सब की कैसे मेरा औकात को बढ़ाना है, जिससे आप लोग को और अच्छा से हम समझा पाए। लेकिन इतना बस याद रखिएगा कि जितना है मेरे पास उससे आपको एकदम दिमाग में ठोक देंगे अंदर तक। ठीक है, बस कुछ ना आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, ना कमेंट, कुछ मत दीजिएगा हमको। बस आप लोग ध्यान दीजिए, सिर्फ ध्यान दीजिए हम पर। मेरे लिए वही सब कुछ ठीक है। वही मेरा मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगा हमको। मेरा बच्चा लोग सब सीख गया, बस ठीक है। ठीक है, कहता है यूरोप। ये देखिए यूरोप, यही मेरा यूरोप है। यूरोप एक महादेश है, बहुत ही डेवलप महादेश है ये, बहुत ही ज़्यादा डेवलप महादेश। इसमें आप लोग नाम सुने होंगे, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, ये सब जितना भी है सब देखिए हमारा फ्रांस में ही आता है। यूरोप में ही आता है। फ्रांस के प्रधानमंत्री तो 26 जनवरी दिन आए थे, इमैनुअल मैक्रो। एक होता है जनसंख्या और एक होती है पढ़े लिखों की जनसंख्या। एशिया महादेश में जनसंख्या ज़्यादा है। यहाँ पे मुड़ी गिनाने वाला जनसंख्या है कि एगो मुड़ी है 10 गो 3 गो, यहाँ मुड़ी गिनाने वाला जनसंख्या है। लेकिन यूरोप में वहाँ पे दिमाग गिनाने वाला जनसंख्या है। वहाँ पे कोई बैठा नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ करते रहेगा जिससे वो अपने देश को आगे बढ़ा सके। तो यही है यूरोप। फिर कहते हैं कि इसमें राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। राष्ट्रवाद का परिभाषा क्या होता है? राष्ट्र देश के प्रति प्रेम लगाव ही राष्ट्रवाद कहलाता है। क्या कहता है कि राष्ट्र या देश के प्रति प्रेम या लगाव की भावना को ही हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। राष्ट्रवाद अपना देश से प्यार करना। ऐसा समझ में, अपना देश से अगर हम प्यार कर रहे हैं, अपना देश से अगर मेरे पास मेरे लगाव है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर वो अपना देश के प्रति प्रेम है उसमें, तो वो एक राष्ट्रवादी व्यक्ति है। दो शब्द से मिलकर बनाए, देख रहे हैं, एक है राष्ट्र और एक है वाद। राष्ट्र और वाद। राष्ट्र का मतलब वही हुआ राष्ट्र, वाद का मतलब होता है वादा करना, कि हम अपने राष्ट्र को क्या वादा किए हैं, हम अपने राष्ट्र के प्रति क्या कर सकते हैं, वही कहलाता है राष्ट्रवाद। अभी देखिए 2024 का इलेक्शन आ रहा है ना, 2024 का इलेक्शन आ रहा है। अभी देखिए राष्ट्रवादी भावना बहुत तीव्र से फैलेगा सब में। राष्ट्रवादी भावना बहुत तीव्र से फैलेगा सब। अभी देखिए इलेक्शन आ रहा है 2024 का, होगा ही अब 3-4 महीना में। तो अभी देखिए क्या होगा कि सबके अंदर का राष्ट्रवादी व्यक्ति जागेगा। आया समझ में? राष्ट्रवादी व्यक्ति अभी जागेगा। होता है क्या ऐसा कि राष्ट्रवादी व्यक्ति जागता है? इधर से कुछ सालों में हम क्या देख रहे हैं कि राष्ट्रवादी व्यक्ति, एक होता है देशभक्त। देशभक्त उसी को कहा जाता है राष्ट्रवादी व्यक्ति। देशभक्त बोलिए, राष्ट्रवादी व्यक्ति बोलिए, बात एक है। तो एक होता है देशभक्त और एक होता है धर्म भक्त, या उसी को कह दीजिए आप अंधभक्त। ऐसा नहीं, अभी अंधभक्तों की संख्या भारत में बेजोड़ बढ़ी है। पता नहीं ससुरा इतना सब कहने से आ गया है, इतना कहने से सब आ गया है। अंधभक्तों की संख्या भारत में इतना बेजोड़ बढ़ा है, कुछ भी लोग को बोलिए समझने के लिए तैयार नहीं। कुछ भी बोलिए। एगो हीरोइन है, नाम है कंगना रनौत। कंगना रनौत नाम है उसका। फिल्म देख रहा है, यही देखिए। ये देवी जी क्या बोली हैं कि देश का आज़ादी हमें भीख में मिला था। देश का आज़ादी कुछ मिला है, भीख में मिला था। 1947 में जो आज़ाद हुआ देश हम लोग का आज़ाद नहीं हुआ है, वो भीख में मिला है। देश हम लोग का आज़ाद 2014 में हुआ है। आप समझे, कहीं पे निगाहें और कहीं पे इशारा। वो करिए 2014 में देश आज़ाद हुआ है। हाँ, उस समय से तो हम लोग घूम रहे थे भीख मांगा नहीं है ना, हम लोग का तो देश ही आज़ाद नहीं हुआ है। अभी देखिए जानते हो क्या होगा? अभी
अंधभक्तों की संख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ी है। कुछ दिन के बाद ये लोग जानते हो क्या क्या बोलेंगे? कुछ दिन के बाद ये सब यूँ बोल सकता है, पैदा तो बहुत पहले ले लिए थे हम, बाप हम लोग को 2014 में मिला। तो ये सब है अंधभक्त। ऐसा नहीं, सब क्या है? अंधभक्त है। और एक होता है देशभक्त। तो अब आप लोग डिसाइड करिए भैया कि आप लोग क्या है, अंधभक्त हो या देशभक्त हो। अब ये अंधभक्त खाली कोई एक के पार्टी का नहीं, अंधभक्त बहुत सारा पार्टी का होता है, ठीक है। बहुत सारा धर्म में भी होता है कि हमारे धर्म अच्छा हो रहे, वो कार धर्म खराब हो रहे, हमारा धर्म अच्छा है उसका धर्म खराब है, ये सब देखिए सब में होता है। तो इसको कहा जाता है अंधभक्त। और देशभक्त कहा जाता है जो राष्ट्र के प्रति सोचता है, राष्ट्रवादी व्यक्ति, जैसे सुभाष चंद्र बोस, जैसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, जैसे हमारे अब्दुल कलाम, जैसे हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये सब देखिए राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। अटल बिहारी वाजपेयी तो शादी ही नहीं किए थे, देश को सब कुछ समर्पित कर दिए। अब्दुल कलाम शादी ही नहीं किए, देश को समर्पित कर दिए। आप बोलोगे सर शादी नहीं करेंगे तो देश से हमको प्यार है, घर शादी करना या ना करना से आपको कोई दिक्कत नहीं। सुभाष चंद्र बोस भी तो शादी किए थे, बात हुआ कि बहुत बाद में किए, लेकिन शादी तो वो भी किए थे। लेकिन क्या वो राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं है? गांधी जी भी तो देश शादी किए थे, गांधी जी भी तो शादी किए, बच्चा भी था उनका। तो क्या वो राष्ट्रवादी व्यक्ति नहीं थे? बिल्कुल राष्ट्रवादी व्यक्ति। तो राष्ट्रवादी व्यक्ति कहने का यही मतलब है कि आप किसी एक पार्टी, किसी एक व्यक्ति या किसी एक धर्म, ये तीन गो चीज, किसी एक धर्म, किसी एक पार्टी, किसी एक व्यक्ति को आप अपना बाप नहीं मानने लगे तो आप होंगे राष्ट्रवादी व्यक्ति। यदि आप किसी एक धर्म, किसी एक पार्टी और किसी एक व्यक्ति को अपना बाप मानने लगो तो आप बन जाओगे अंधभक्त, ठीक है। अब आप लोग सोच लीजिए भैया आप क्या है, अंधभक्त हो या राष्ट्रवादी व्यक्ति हो, ठीक है। इस बात पे किसी किसी को लहर भी रहा होगा, तो भैया लहरने वाला को कुछ कर सकते हैं, जलने वालों की कमी है जी। जलने वालों को और जलाओ, जलने वालों को और जलाओ। अगर वो जलना भूल जाए तो उनके घर के सामने जाके डीजे बजाओ, जलने वालों को जलने दो। तुम्हारा काम बस इतना है, उन जलने वालों के घरों के सामने एक ट्रक पेट्रोल उछल दो, ए ससुरा जल का रहा लहक जा, ठीक है। तो बात बस इतनी समझिएगा। अब आप लोग समझिए, आप राष्ट्रवादी व्यक्ति हैं कि अंधभक्त व्यक्ति हैं। तो राष्ट्रवाद हम समझ रहे होंगे कि आपको, आप राष्ट्रवाद धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। थोड़ा समझो ना, ज़्यादा समझने से क्या फ़ायदा है, थोड़ा समझ में आया ना, बहुत समझ गए, ठीक है। लड़की लोग समझ रहे हो कि क्या बोल रहे हैं सर, क्या राष्ट्रवाद और देशभक्ति? तो देशभक्ति माने राष्ट्र, लड़की लोग के लिए बोल देते हैं। राष्ट्रवाद उसी को कहते हैं जिस प्रकार से कोई लड़की मेकअप के बिना नहीं रह सकती है, वही प्रकार से राष्ट्रवादी व्यक्ति राष्ट्र के बिना नहीं रह सकता है। लड़की का मुंह धो दो, देखो ससुरी कैसे चमगादड़ नियन दिखेगी। उसी प्रकार से अगर किसी देशभक्त जो व्यक्ति है उसका अगर देश को अलग कर देते हैं तो बिना दिल का वो आदमी हो जाता है। अब लड़की लोग समझ गई होगी, आया समझ में? मतलब राष्ट्रवादी के लिए उसका देश ही सब कुछ है। जैसे हम एनसीसी किए हुए हैं तो मेरे लिए ये देश है पहले, बस। ना मोदी जी, ना ओवैसी, ना योगी, ना माई, ना बाप, ना नवादा, ना बिहार, पहले भारत, इंडिया, देश, उसके बाद कोई। आया समझ में? एकदम कट्टर बनिए, धर्म के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, देश के लिए। अब सर इजराइल हमास युद्ध कर रहा है, हम क्या करें? तो भाड़ में जाओ, इजराइल हमास भाड़ में जाओ। जो मेरा भारत के लिए अच्छा है बस। अब बहुत सारा मुस्लिम ससुरा सब है, हमास को मार रहा है तो धर्म से जोड़ रहा है, धर्म से। हिंदू यहूदियों को प्यार कर रहे हैं, काहे? तो मुसलमानों को मार रहा है। छोटा हम कहते हैं अरे भाड़ में जाए इजराइल हमास, भाड़ में जाए ससुरा पाकिस्तान, भाड़ में जाए चाइना। जो भारत का राष्ट्रवादी व्यक्ति बनिए सर, राष्ट्रवादी।
जो भारत का है बस वो मेरा है। अब भारत का नहीं हो ना, निकल निकल। आया समझ में? तो राष्ट्रवाद की उत्पत्ति सबसे पहले कहां हुई थी? तो यूरोप में ही हुई थी। ठीक है, अमेरिका की क्रांति सबसे पहले हुई थी, अमेरिका की क्रांति, लेकिन आपका बुक के अनुसार से दिया गया कि राष्ट्रवाद सबसे पहले यूरोप से ही पनपा था। अब क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, हम लोग चलते हैं डिटेल से, घुसते हैं इसके अंदर। राष्ट्रवाद का मतलब आपको समझ में आ रहा है कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? राष्ट्रवाद बस इतना याद रखिए, अपना देश के प्रति लगाव रखना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। मेरे लिए पहले देश से हो प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मेरे जनाजे के बाद भी ये सिलसिला यूं ही चलना चाहिए, और मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। बस ये हुई राष्ट्रवाद। आया समझ में? राष्ट्रवादी अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए सब धर्म एक होंगे, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब एक धर्म होंगे। अगर कोई ससुरा अंधभक्त है और वो नेता है, देखिए नेता और नेता में दो अंतर होता है। जो नेता होगा वो ई बोलेगा हमने हिंदुओं के लिए ये किया, हिंदू सबसे बड़ा हिंदू, वो नेता है। दूसरा व्यक्ति आके बोले मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, ये सब हिंदू ज्यादा ऑक्सीजन ले रहे हैं, सब ऑक्सीजन खत्म कर देंगे ये हिंदू, मुसलमानों जागो, तुम लोग भर भर टरंक लो ऑक्सीजन है तो सब ऑक्सीजन हिंदू ले लेंगे। ये हुआ जानते हो क्या? ये हुआ नेता सब। मुसलमान वाला सब देखो, कोई नेता कुछ बोल सकता है, कुछ भी बोल देगा कि ज्यादा ऑक्सीजन ले रहा है हिंदू, सब कम हो रहा है, और ग्लोबल वार्मिंग के लिए ससुरा सब हिंदू ही जिम्मेदार है। सब भर टरंक लो ऑक्सीजन, मुसलमान सब है, नहीं तो सब ऑक्सीजन खत्म कर देगा हिंदू। कुछ भी बोल सकता है ये सब। ठीक है, अगर कोई लड़ाई के जो हुआ है जाएगा वो मुस्लिम कहेगा देखो तो कितना मारा है हिंदू, हाथ काट दिया बेचारा का, कोई बात नहीं, लो 200 रुपया लो, आई तलवारों लो काटो। ये हुआ नेता। नेता कौन होगा? नेता वही होगा जो अगर दंगा हुआ है तो दंगा होने से पहले दंगा होने ही नहीं दे, वही नेता है। अब तुम लोग सोच रहा होगा कि सर दंगा हो जाए तो वहां पे जाके दोनों को शांत कर, नहीं, अगर दंगा हुआ है तो आपका देश में नेता काम कर रहा है, आपका देश में, आपका राज्य में, आपका जिला में नेता है, नेता नहीं है, चाहे वो कोई भी धर्म का हो। ठीक है, दंगा ससुरा दंगा होइए गया, जातो गई भातो ना मिलल तो ससुरा तो फायदा कौन बारे? आया समझ में? तो राष्ट्रवाद ये आप लोग पूरा तरह से क्लियर हो गए हो, रटने से ज्यादा समझिए। बस हम हमेशा हर वीडियो में कहते हैं रटने से पहले समझिए और कॉपी कलम लेके बैठिए। ठीक है, हिस्ट्री चल रहा है तो लिख लोगे कोई पॉइंट। ठीक है, रटने से ज्यादा समझिए। एक बार समझ जाओगे ना बाबू, समझ अगर गए तो खुद लिख दोगे। आया समझ में? आगे चलते हैं। फिर कहता है इसकी शुरुआत 1789 की फ्रांस की क्रांति से पूरे यूरोप में हुई। 1789 की क्रांति आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि 1789 की क्रांति थी क्या, और जो नहीं पढ़े हैं हम उसको विस्तार से इसमें बता देंगे। ठीक है, 1789 की क्रांति में जितना भी यूरोप के जितने भी लोग थे, सभी ने अपनी अपनी लोगों को ये बोला कि देखो हम पे अत्याचार करते हैं। ससुरा सब खड़ा रहेगा, ब्रिटिश का सैनिक, डच का सैनिक, पुर्तगाल का सैनिक, और हम फ्रांसीसी आपस में लड़ते हैं। हम फ्रांसीसी क्या कर रहे हैं? लड़ रहे हैं, और वो लोग खड़ा नहीं रोकेगा। गांधी जी को जब भी क्यों लोग इतना पूछते थे, क्योंकि गांधी जी डायरेक्ट स्पॉट पे जाते थे, डायरेक्ट स्पॉट पे, जहां दंगा हो रहा है डायरेक्ट वहां पे जाकर कूद जाएंगे। अब बोलेंगे देखो तुम ससुरे हिंदू मुसलमान के खातिर लड़ रहे हो, तुम ससुरे बावन और गोवार के लिए लड़ रहे हो, यही लोग देखो खड़ा है सब ब्रिटिश सैनिक, नहीं कुछ करेगा, लड़ जाएगा तो उठा के भले फेंक देगा जाके उधर। ऐसी बिखलो एकदम जहर वाला बोली बोला गया कि सबके अंदर का राष्ट्रवाद जाग गया, देश के प्रति भावना जागा कि क्या कर रहे हो सर। अच्छा एक बात बताइए, 5-5 किलो भी राशन मिल रहा है, 5-5 किलो राशन मिल रहा है ना, खुश हो, इसी लायक हो आप लोग, इसी लायक हो। 5-5 किलो का राशन मिल गया, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, कोई धर्म वाला कोई नेता आके बोल देगा कि
हमारा राष्ट्र आने दो, हमारा राज होने दो, सब हिंदुओं को खदेड़ देंगे यहाँ से। सब चल गए उसकी तरफ। हाँ, ये ठीक बोलता है। 15 मिनट के लिए पुलिस हटाओ, देख लेंगे क्या होगा। उसको नेता, अपना नेता मानोगे? ओवैसी का भाई, अकबरुद्दीन ओवैसी का भाई, वही तो बोला था ये बात। हम लोग क्या किए? हाँ, सही बात बोलता है, यही ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ बोला हीरोइन ताली बजा देंगे, सही बोला सही बोला। अरे ताली बजाओ, बीच में नेता के मुड़ी ले आओ और फिर बजाओ ताली, बज ससुरा ताली। ये सब बात जब बोला गया तो फ्रांस के जितने भी लोग थे 1789 में सबके अंदर राष्ट्रवादी भावना जाग गई। और जो राजतंत्र चल रहा था, जो ऐसी सत्ता चल रही थी जो सिर्फ अपना मोह माया में था, उखाड़ के फेंक दिया उसको 1789 में। 1830 आते आते, 1789 में स्टार्ट हुआ, 1830 आते आते पूरा यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद पूरी तरह से फैल चुका था। 1789 का फ्रांस से क्रांति से जो बगल के इटली, जर्मनी, अगल बगल जितने भी देश थे, इन सभी ने देखा हुलक हुलक, अरे चतुरा मार रहा है, और ये देखो ब्रिटिश वाला के चिवैले है फ्रांस वाला। जब देखा ऐसा तो जब ब्रिटिश भाग गए फ्रांस से, तो अगल बगल के देशों को लगा वाह अच्छा चीज है। अच्छा, वहां के लोगों को यह देखा गया कि अब वहां की जो सरकार चुनी जाएगी, अब वो लोग चुनेंगे। नहीं तो पहले जानते हो क्या था? पहले एक ख्वाब था कि हम लोग कैसे चुन सकते हैं। जैसे हम लोग अगर पहले 5 साल 6 साल पहले इतना इंग्लिश मोबाइल उतना वगैरह कुछ आया कहाँ था, तो हम लोग का अगर कोई बचपन में हम लोग का बर्थडे उड़े रहता था ना, तो अगर किसी को बोल दे हैप्पी बर्थडे तो शर्मा जाते थे हम लोग, क्या बोल दिया, ठीक तो बोलते थे, ऐसे ही बोलते सेम टू यू। तो बोलता था अरे ससुरा सेम टू यू ना बोलल जाला, थैंक यू बोलल जाला। तो हम लोग शर्मा जाते थे इंग्लिश बोलने के। आज पहले सोचिए 100 साल पहले जब हम लोग 5 साल पहले इतना शर्म खा रहे, 100 साल पहले क्या होता होगा उसमें। तो अच्छा 100 साल पहले ऐसा हो सकता था, एगो फोन आएगा, नहीं सॉरी, एगो ऐसा चीज आएगा जिसे हम घर बैठे बात कर सकते हैं। आप घर में अपना मोबाइल पे लेके सर को देख सकते हैं, मोहम्मद सर आपको पढ़ा सकते हैं। आश्चर्य था कि नहीं? इसको साबित कर दिया विज्ञान, विज्ञान साबित कर दिया इसको। उसी प्रकार से 1830 आते आते इतना लोग राष्ट्रवादी व्यक्ति, जितने भी राष्ट्रवादी व्यक्ति थे, पढ़े लिखे, प्रोफेसर, वकील, डॉक्टर, जितने भी लोग थे, उन सभी ने वो पढ़े लिखे थे। पढ़े लिखों को बुड़बक बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल। बुड़बक जानते कौन बनता है? अनपढ़। लेकिन ससुरा जो नेता होता है ना, सब नेता, बहुत सारा नेता है, नाम लेंगे तो बवाल हो जाएगा। बहुत सारा नेता ऐसा है, ये ससुरा पढ़ो लिख लो को बुड़बक बना देता है। और ऐसा बुड़बक ना, एकदम बकलोल बनाता है सबको, बकलोल। लेकिन एक बात समझिए, पढ़े लिखे लोग अगर जितना भी जनता है सब पढ़ लेती है, एक बात जरूर होगा, बकलोल तो बनेगी, लेकिन उसको समझ में आएगा कि हम बकलोल बन रहे हैं। अनपढ़ है, उस ससुरा के ठेपा मार है, वो ठेपा कोई जाना साइन करिए ना, ठेपा मारबो हम ठेपा मारत नानी, मार ससुरा ठेपा। तो उन लोग को तो ही खुश है, 5 किलो राशन मिल गया, हाँ बहुत अच्छा है ससुरा। 5 किलो राशन, यूरिया का दाम देखिए, गैस का दाम देखिए, पेट्रोल का दाम देखो, तुमको 5 किलो राशन तो मिल गया, खुश हो गए। इसमें खेत में जोतेगा कौन खेत को? ट्रैक्टर। ट्रैक्टर चलता किससे? डीजल या पेट्रोल से? डीजल का दाम जरा देख लो। गैस सिलेंडर, अब 5 किलो का राशन तुम ससुरा फ्री के लेके जाओ, अब 1200 रुपए सिलेंडर में तुम उसको खाना बनाओ, बोलेगा ना चूल्हा पे बना ले ना, ये छोटा कहीं का चूल्हा पे बना ले, चूल्हे पर रहोगे हमेशा जिंदगी भर, तो तुम हो ही हो से, तुमको परिवर्तन चाहिए ही नहीं।
तुमको बस एक ही चीज चाहिए। अब वो जानते हो क्या है? कोई पीठ पोछने वाला हो मुसलमानों का। हाँ, अच्छा लग रहा है ना? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है सर, आप ही एगो है। कोई उधर चला, हिंदुओं का पीठ पोछने वाला। हाँ, बहुत अच्छा है। वो पोछ नहीं रहा है सर, वो काट रहा है आपको, छिल रहा है आपका। अब वो आपका छिल छिल के अपना शरीर में लगा रहा है और खुद मोटा होते जा रहा है। और आप पहले ऐसे थे, अब ऐसे हो गए, फिर ऐसे हो जाओगे, फिर एक दिन खत्म हो जाओगे। पढ़े लिखों को बुड़बक बनाना बहुत मुश्किल होता है। 1830 आते आते पूरा फ्रांस से पूरा यूरोप महादेश में राष्ट्रवादी भावना चरम पे पहुंच गई। उठा लिया मजदूरों ने, उठा लिया किसानों ने। पहुंच तो गया था सर, 2 बार किसान दिल्ली पहुंचा और हक को छीन के लाया। एक बार अभी पहुंचा ले सब, अब फिर छीन लेगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हक कभी मांगने से मिलता ही नहीं है। कभी नहीं मिलेगा आपको हक मांगने से। आजादी जो बोलता है कि ससुरा हमको मिला है, मिला नहीं है। और जो ससुरा से बोलता है ना भीख में मिला है, भीखों में नहीं लिए हैं, छीने हैं आजादी को। हम लोग छीने हैं। हम लोग का आजादी का डेट डिसाइड हुआ था 1948 में, 1947 में भाग गया करके गाहे। डर डर, और डर किसका था? आजाद हिंद फौज का। अखाड़ा कौन किए थे? वो व्यक्ति जो आजादी के लिए खून मांगे थे। और उनका नाम आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि कौन वो व्यक्ति थे भारत के जिन्होंने आजादी के लिए खून मांगा था। आपका हक आपको मिल ही नहीं सकता है जब तक कि उसको छीनोगे नहीं। पंजाब और हरियाणा के किसान समझ गए थे इस चीज को कि कैसे अपना हक को छीनना है। पहुंच तो गए दिल्ली और छीन के ले आए। अरे सरकार आपने बनाया है सर, राजा आप हो। राजा ये कुर्सी पर बैठे हुए सब नेता सब नहीं है, या कुर्सी पर बैठे सब अधिकारी सब नहीं है। राजा आप हैं, आप है राजा आप। लोकतंत्र क्या कहता है? जनता से, जनता के द्वारा, जनता के लिए चलाया गया शासन ही लोकतंत्र कहते हैं। मतलब राजा कौन? जनता। नौकर कौन? नेता। कौन नौकर ससुरा बैठता है कुर्सी पर और राजा बैठेगा जमीन पर। यहां से विधायक जी कुछ नहीं करेंगे। विधायक जी, विधायक जी। ये कौन लीला है रे? तू तो नौकर है मेरा। अधिकारी को आईएएस गुजर गया। अरे बाप रे, आईएएस बाड़ू हो? ये तू कुछ नहीं बोलिए, आईएएस है। हाँ सर ठीक है, हाँ 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 सर ठीक है ठीक है। आप खड़ा रहिए और उससे पूछिए, क्या विधायक जी रोड नहीं बनेगा? हाँ मालिक, कल से स्टार्ट करते हैं काम। तब जाके लोकतंत्र भारत में सफल होगा। लेकिन यहां तो उल्टा है। फिर क्या हुआ कि 1830 आते आते तो पूरा ये फैला फ्रांस में, पूरी तरह से यूरोप में फैल गया। तो अब हुआ क्या? अब हमको आपको पता है ना कि पढ़े लिखे व्यक्ति कैसे कैसे बताते हैं। देखो, पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा तो वो समझ जाएगा कि हम बुड़बक बने हैं, तो दूसरा व्यक्ति को बताएगा कि देखो इससे आप ऐसे बुड़बक बन सकते हो, तो उसको समझाया जाएगा। जैसे अर्नेस्ट रेनन फ्रांस के वो व्यक्ति थे। 1789 की क्रांति में फ्रांस भी तो हो रही थी। तो अर्नेस्ट रेनन क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा था, इस साल भी पूछा था, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अर्नेस्ट रेनन जो कि फ्रांस के रहने वाले थे, इन्होंने क्या बताया था? समान नस्ल, धर्म, भाषा से बने क्षेत्र को राष्ट्र कहते हैं। समान नस्ल, भाषा, मतलब अर्नेस्ट रेनन ने राष्ट्र का उदाहरण दिया था। राष्ट्रवाद का उदाहरण बहुत सारे व्यक्तियों ने दिया था। हम भी एक आपको उदाहरण दे दिए कि देश के प्रति प्रेम ही राष्ट्रवाद कहलाता है। इसको तो हम एक शायरी बोले कि मुल्क से हो प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, और मैं रहूं ना यार ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। तो एक राष्ट्रवादी तो हम भी आपको बोल दिए। तो राष्ट्रवाद का अगर आप पूछोगे कि सर राष्ट्रवाद का परिभाषा दिया कौन, तो बहुत सारे व्यक्तियों का अलग अलग मत है। आप समझ गए राष्ट्रवाद का, तो आप भी एक दे दीजिए। ऐसा में
आपको अगर समझ में आएगा तो आप भी एक को दे दीजिए। लेकिन राष्ट्र का परिभाषा अर्नेस्ट रेनर ने क्या बताया था कि समान नस्ल, समान धर्म, समान भाषा से बने क्षेत्र को क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। अब क्वेश्चन आपके लिए, क्या भारत एक राष्ट्र है? राष्ट्र है? फिर से सुनिए, कहता है समान नस्ल। समान नस्ल कहने का मतलब है एक ही जाति, नस्ल जाति, समुदाय। समान धर्म मतलब एक धर्म, एक धर्म। समान भाषा, एक भाषा, एक भाषा, एक को भाषा से बने क्षेत्र को क्या कहते हैं? राष्ट्र कहते हैं। भारत एक राष्ट्र है, राष्ट्र है भारत। अर्नेस्ट रेनन के हिसाब से तो भारत एक राष्ट्र ही नहीं है। तो वो लोग जो बोलते हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, देखिए भैया, भारत एक राष्ट्र नहीं है। भारत एक परिवार है। अब भारत में जितने भी परिवार हैं, और ये एक ऐसा परिवार है जिसमें सब अलग अलग है लेकिन रहते साथ हैं। वो व्यक्ति जो आज के बाद आपको लड़ाने के लिए हम बात बोले ना कि देखो तो हम साथ एक दूसरे से लड़ रहे हैं, तो उनको बोलिएगा, सुनिए चाचा, हम एक दूसरे के साथ भारत में लड़ते हैं तो एक दूसरे के साथ बॉर्डर पर भी तो लड़ते हैं, बॉर्डर पर साथ में लड़ रहे हैं हम कहां? देश में। तो एक दूसरे के साथ बॉर्डर पर मिलकर दूसरे सैनिक को मारते भी तो हैं, देश के दुश्मन को मारते भी तो हैं। जब साथ में देश में लड़ रहे हैं तो साथ हम बॉर्डर पर भी लड़ते हैं। साथ अगर देश में लड़ रहा है कोई तो साथ में बॉर्डर पर भी लड़ रहा है, दुश्मनों को मार रहा है। एक हिंदू, एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई साथ खड़ा होकर लड़ रहे हैं दुश्मन से। तो भारत एक परिवार है सर, और भारत एक ऐसा बगीचा है जिसमें गुलाब के फूल भी हैं, गेंदा के फूल भी हैं, चमेली के फूल भी हैं, सब एक जैसा सुगंध दे रहा है। भगत सिंह, अमर शहीद भगत सिंह का सपना एक ही था कि भारत वो बगीचा रहे जहां पे हर एक फूल रहे। लेकिन कुछ ऐसा है जो चाहते हैं कि भारत वो बगीचा ना रहे, सिर्फ उस बगीचे में एक ही फूल रहे। तो फिर बगीचा नहीं सर, वो दुकान हो जाता है। अगर सिर्फ एक ही फूल आपको लेना है तो सर बगीचा नहीं, दुकान हो गया सर। और दुकान में कोई फीलिंग्स नहीं होती है, दुकान का फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा। दुकान में सिर्फ अमीर लोगों की जगह होती है। दुकान के बाहर देखते हैं गरीब बैठा हुआ रहता है, फिर वैसे ही हम लोग भी बैठे रहेंगे गरीब भिखमंगे की तरह, क्योंकि दुकान के अंदर जाना तो संभव नहीं है। दुकान में तो सिर्फ बड़े लोग जाएंगे, हम तो जा नहीं सकते हैं। लेकिन बगीचे में सब जा सकता है, हर एक फूल का सुगंध ले सकता है। ये भारत एक बगीचा है। इमैनुअल मैक्रो जब आए थे ना 26 जनवरी के दिन, तो भारत के जो प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उनसे ये बात बोली थी उन्होंने कि आपका देश इकलौता एक ऐसा देश है जहां इस्लाम के सभी फिरके एक साथ रहते हैं। तो मोदी ने हाँ बिल्कुल, यहाँ पे सुन्नी भी साथ में रहता है, और सुन्नी के बगल में शिया, और शिया सुन्नी का लड़ाई पूरा दुनिया देखा है कि कितना कट्टर होता है। लेकिन यहाँ पर शिया और सुन्नी साथ ईद मनाते हैं। एक रोड से अगर किसी का जनाजा जा रहा है सर, और उधरे से किसी राम लल्ला का रैली आ रहा हो और जय श्री राम के नारे लग रहे हो,
तो सिर्फ एक भारत ही ऐसा देश है कि उस जनाजे पर नारा को रोक देता है। यहां पे हर नियम का सवाल उठते हैं, उस पर विचार भी होता है, वो पारित होता है, चाहे वो नियम लागू हो। यहां पर फ्रांस के प्रधानमंत्री इमैनुअल मैक्रों ने बोला कि हम कोई भी नियम पारित करते हैं तो रोज सब सुप्रीम कोर्ट में केस ठोक देता है। लेकिन यहां भारत एक लौता ऐसा देश है जहां सरकार बात करती है जनता से, क्योंकि और दूसरा बात क्या, एक साथ यहां पर ईद और दिवाली साथ मनाते हो, डरने लगता है आपको। लेकिन मोदी जी बोले डर को चीज रहेगा, बगीचा में डर लगता है, हाँ दुकान में भले डर लगता है कि लूट लेगा कोई, समझ रहे हैं। तो भारत एक बगीचा है सर, बगीचा बगीचा। इस बगीचा को हम लोग रक्षा करके रखना है, इस बगीचे की, कि कोई दूसरा कोई आके इस बगीचे में गंदगी ना फैला दे। आया समझ में। अरे काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। अरे जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं एक बात वही सुनाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। इतनी खूबसूरती बातें सिर्फ भारत से ही निकल सकती है। अर्नेस्ट रेनन के अनुसार भारत एक राष्ट्र नहीं है। फिर एक और व्यक्ति आए फ्रांस के, जिसका नाम था सॉर्यू। जिसका नाम क्या था? सॉर्यू। ये भी फ्रांस के रहने वाले थे। इन्होंने राष्ट्र का एक और परिभाषा दिया। इन्होंने चित्रों के सहायता से, चित्रकला में मतलब पेंटिंग करके राष्ट्र के बारे में परिभाषा दिया। कपड़ों का एक होना राष्ट्र की पहचान होती है। कपड़ों का एक होना राष्ट्र की पहचान होती है। तो इस हिसाब से तो भारत भी राष्ट्र नहीं है, क्योंकि भारत में कोई सब एक जैसे कपड़े नहीं पहनते हैं। कोई बुर्खा पहनता है, कोई साड़ी पहनता है, कोई सलवार कमीज पहनता है, कोई धोती कुर्ता पहनता है। दक्षिण भारत में धोती कुर्ता गमछी का पालन है। हमारे यहाँ भी धोती बिहार में पहनी जाती है, लेकिन पहनने का स्टाइल दूसरा है। हमारे यहाँ धोती और गंजी रहता है, किसानों के माथे पे पगड़ी रहती है। फिर महाराष्ट्र में उसी को पलट दिया जाता है, कुर्ता पैजामा। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग विचार हैं। तो कपड़ों के द्वारा भी राष्ट्र के परिभाषा किसने दिया था? सॉर्यू ने। एक समान भाषा, एक समान नस्ल धर्म, जितने भी, उनको किसने दिया था? अर्नेस्ट रेनन ने। इन्होंने कहा था समान नस्ल धर्म भाषा, मतलब एक ही भाषा बोली जाती है। तो भारत में तो बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। तो इस हिसाब से भारत एक राष्ट्र नहीं है। नस्ल के आधार पर भारत में एक नस्ल थोड़ी ना है कि एक ही नस्ल है। भारत में तो बहुत सारी नस्लें हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे, यादव, बावन, बहुत सारे हैं। भाषा, धर्म हो गए वही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिज्म। यहूदी भी भारत में रहते थे, केरल में, अब शायद वहाँ से चले गए हैं वो लोग, लेकिन पहले यहूदी भी यहाँ रहते थे। भारत ने सबको गले लगाया है, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है। ये सिर्फ क्योंकि ये भारत है भैया। तो अर्नेस्ट रेनन के अनुसार से भारत एक राष्ट्र नहीं है। सॉर्यू के हिसाब से भारत एक राष्ट्र नहीं है। अब जल्दी से आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम समझाते हैं। अब समझते हैं कि फ्रांस में राष्ट्रवाद क्या था। इतना देर से तो रटते रहो, सुन रहे हो कि 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी। हुआ क्या था? सुनो ध्यान से। फ्रांस में राष्ट्रवाद, फ्रांस की क्रांति। राष्ट्रवाद माने क्रांति, राष्ट्रवाद माने क्रांति। अब जब देशभक्ति जागता है तो घर में बैठ के सूत जाते हो कि नारा लगाते हो भारत माता की जय। तो भारत माता की जय का तो वही तो क्रांति है सर। क्रांति और है क्या? तो राष्ट्रवाद माने क्रांति। 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, 26 जनवरी, इस सब को हम लोग क्या घर में सूतर रहते हैं कि देश में नारा लगाते हैं भारत माता की जय, भारत माता की जय। लेकिन एक मिनट, अब जानते हैं क्या हो रहा है? पहले नारा लगता था भारत माता की जय, जय श्री राम, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, इस सब बाद में लगता था।
पहले देश का नारा लगता था, अब क्या लगता है? नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, भारत माता की जय। कितना ससुरों को तो भारत माता की जय बोलने में पता नहीं क्या होता है, मुंह दुखावे लगता है कि क्या। हम काहे बोले भारत माता की जय? चुट्टा कहीं का, काहे नहीं बोलेगा भारत माता की जय? तो उस हमारा थीसिस देगा पाकिस्तान माता की जय बोलता है। पाकिस्तान तो अपना मदरसा पे बम्बो गिरा देता है। अरे उदाहरण भी दे रहे हो ससुरो, तो अच्छा आदमी को दो। देखो ससुरा कुत्ता कौआ ने पूछ रहा है उसको, ससुरा भारत के लोग पूछ रहे हैं, तुम भारत के लोग हो। भारत के लोगों को, भारत के मुसलमानों को तो रिस्पेक्ट मिलता है, दूसरे देशों में जाते हैं तब भी। समझ में भारत में राष्ट्रपति हुआ क्या था? बुर्बो राजवंश का निरंकुश शासन। जिस समय फ्रांस में राष्ट्रवाद की भावना जागी थी, फ्रांस में क्रांति की भावना जागी थी, उस समय बुर्बो राजवंश का शासन था वहां पर। कौन सा राजवंश का? बुर्बो राजवंश। इस पे ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव पूछता है, ठीक है? किस शासन का, किस राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश। तो नामों शासन ऐसा ऐसा रहेगा ना, माथा खराब लगेगा। बुर्बो राजवंश। भारत में जैसे मराठा साम्राज्य थे, मुगल साम्राज्य थे, उसी प्रकार से यहाँ पर एगो राजवंश था, यहाँ पे एगो साम्राज्य था जिसका नाम था बुर्बो राजवंश। बुर्बो राजवंश का एगो राजा था जिसका नाम था लुई 16वां। क्या नाम था इसका? लुई 16वां। जिस समय क्रांति के समय वहां का राजा था लुई 16वां। क्वेश्चन पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि फ्रांस की क्रांति 1789 में जब हो रही थी तो वहां फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? बुर्बो राजवंश का। किस राजा का शासन था? लुई 16वां का। ठीक है, नामो ससुरा के लुई, लालीपॉप, किसमिस, छुआड़ा ऐसा रख ले रहेगा। हम लोग के देखिए छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, ये सब नाम में नाम है, ब्रांड, नाम में ब्रांड दिखता है। महाराणा प्रताप ब्रांड है ये सब ससुरा सब लालीपॉप, लिपस्टिक, लुई। नाम लुई 16वां वहां का राजा था। ठीक है, निरंकुश शासन था। निरंकुश कहने का मतलब अलबलाहा, पगलोल, पगला, छीट, थुथुर आदमी था, एकदम थुथुर शासन था, एकदम थुथुर। इस ससुरा डेली को नया शादी करके आता था। इसका जो बेटा था वो ससुरा देखे डेली, इस ससुरा हो रहा है 60-70 साल के, लेकिन डेली को नया मम्मी ला रहा है अपना बेटा लगी। हाई देखो बाबू, खुद दम लाठी पर है, तुम्हारा नयका मम्मी यही है आज से। बेटवा देख रहा है, ससुरा चट्टा, हमारा जवानी खत्म हो रहा जा रहा, हमारा जवानी खत्म होता, और एक बुढ़वा के ससुरा के शादी करे के कुछ तो करना पड़ेगा इसका। डेली को नया मम्मी ला रहा है इसको, डेली। अगला दिन, हाय देखो नया मम्मी, बाबूजी मेरा जवानी झड़ रहा है, हमको भी शादी करना है, अगर तुम चुप रहो अभी तो हम भी शादी करेंगे। पगला खड़ी ब्याह करता रहता था। इसका बेटा इसे जिया गया, हिट ना, ठीक नहीं। दूसरा, अलग अलग कानून लगेते रहे, टैक्स को एकदम में बढ़ा दे, कुछ हुआ के दम एक के भैया आ जाए, रतिये में 12 बजे 8 बजे आके बोल दे कल से जो हम चला रहे हैं ना सिक्का वो नहीं चलेगा, अगला सिक्का आएगा। सब जनता पागल उगले की। दूसरा फिर आया, फिर एक भैया आके बोल दिया आज से कोई यूट्यूब नहीं चलाएगा। मतलब उस समय यूट्यूब नहीं था, बोल रहे हैं कि पागला है, कुछ करते रहता था। वो उठाया, बोला कि आज से जितना सैनिक है रे, सैनिक तुम लोग बाल ने मत रखो, हम बूढ़ा हो गए, मेरा सब बाल झड़ गया, तू लोग भी बाल मत रख। सैनिक भी पागल, इससे पेमेंट नहीं दे रहा था। डेली ससुरा नया शादी करेगा तो उसमें पैसा, सब उसी में पैसा खत्म हो जाता था। डेली ससुरा ऑर्केस्ट्रा पे नचाता था लड़कियन के, दे नाच रहे, इसी में सब पैसा झड़ रहा है। सैनिक को पेमेंट नहीं मिल रहा है, सैनिक सब भूखे मर रही है, जनता को टैक्स बढ़ते जा रहा है। जनता इस ससुरा से उब गई। और इसकी जो ससुर नयका रानी आती थी ना, ये तो ससुरा बूढ़ा था, रानियों अलग अलग, डेली नयका ड्रेस पहन, तो डेली नयका लिपस्टिक लगाएंगे, आज लाल लगाएं तो कल पियर लगे, वो नयका लिपस्टिक लगावे लगी। ठंडा लग रहा है किसी को रे तो उसका झोपड़ी जला दो, तापेंगे। कुछ ससुरी के
वो भले चमगादड़ नियन लगे, लेकिन तारीफ सुनना इन लोग को। लुई सोलहमा खूब तारीफ करता था उसका, एकदम सुंदर फूल की कली लग रही हो, भले चमगादड़ नियन लगे। जनता फ्रांस वाला सब पागल हो गया ये लोग से, ना होगा ये सब। फिर क्या हुआ, लुई सोलहमा को क्या किया गया, वहां की जनता ने उठा के क्या कर दिया, फेंक दिया। हट, आज से तुम राजा नहीं। और जितना भी जनता थी वहां की, जितना भी किसान थे, कुलीन वर्ग किसे कहते हैं, क्वेश्चन पूछेगा कि कुलीन वर्ग किसे कहते हैं। कुलीन वर्ग में आ जाते थे जैसे कोई नौकरी पेशा लोग हैं, फिर होता है को मध्यम वर्ग, नहीं होता है अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो हम लोग देखिए सब मिडिल क्लास है हम मिडिल क्लास हैं, आप मिडिल क्लास हैं, हम लोग के पिता उता किसान उसान है, मिडिल क्लास में ही हम लोग आ जाते हैं। एक होता है लोअर क्लास माने बहुत ही नीचे, उसके खाने का भी उसके पास पैसा नहीं, वो लोअर क्लास। अपर क्लास अंबानी, टाटा, बिरला, ये सब है, आए सब में। अब जितना सब खुश हो रहा होगा, अच्छा सर 21 सीढ़ी जाने बच्चे है, हम लोग फान जाएंगे, फानोगे, इधर देखो, इधर से फानना है, ठीक है, इससे सारा से वहां पहुंचोगे। सोलहमा के जितने भी, अब वो ससुरा अलग अलग अपना अपना नियम बनावे डले, तो उसका जो नीचे का अधिकारी लोग थे वो ससुराल से अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा, अधिकारी सभी बहुत शोषण करते थे। मान लो से जो राजा है वो 10 बोरी मांगा हो गेहूँ, मान लो हम उदाहरण दे रहे हैं, मान लो जो राजा है वो 10 बोरी गेहूँ मांगा। अब जो सैनिक है नीचे वाला, वो अपना नीचे वाला से मांगेगा 11 बोरी, नीचे वाला से कितना मांगेगा 11 बोरी, 10 बोरी देंगे, 1 बोरी रख लेंगे। अब वो अपना निचल का से मांगेगा 12 बोरी, उसको देंगे 11, 1 रख लेंगे। वो अपने नीचे 13, 14 औसी करते करते ससुरा वहां डिसाइड हुआ 10, यहां मांगता है 20, औसी आते आते 20 बोरी लिया जमींदार, 1 बोरी रख लिया, 17 बोरी, 18 बोरी, 19 बोरी पहुंचाया, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 12, 13, 1, 11, वहां पहुंचा दिए 10 बोरी। यहां पर 10 बोरी तो राजा मांगा, एक सब अधिकारी लूट लिया, वो ससुरा मेवा खाया सब अधिकारी हो। तो और दूसरा क्या होता था कि अगर जो नीची जाति वाली है, जो नीचे कास्ट के लोग हैं, उन लोगों पे ज्यादा शोषण, ज्यादा से ज्यादा शोषण। फ्रांस में सबसे ज्यादा जो भाषा बोली जाती थी वो फ्रेंच। आज फ्रांस की भाषा भी फ्रेंच ही है, लेकिन जो फ्रेंच बोलते थे उनको नीचा दिखाया जाता था। इंग्लिश बोलने वालों की बहुत मान्यता प्राप्त है, ससुरा इंग्लिश बोलता है, भारत में तो वही है। हम लोग के पास ससुरा 22 गो भाषा है, संस्कृत, उर्दू, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, कितना सारा 22 भाषा मान्यता प्राप्त है। और पता नहीं नीचे मुझे कितना सारा और भाषा बोला जाता, तब भी हमको वो देश का भाषा लेना है जे देश ससुरा हमको 250 साल तक गुलाम किया था। हम तो बोलवे करेंगे इंग्लिश में। आपको खीस से बात बताता है कि आजकल का जितना भी वैकेंसीज निकलती है, एसएससी का वैकेंसी में तो ससुरा 25 नंबर के इंग्लिश ये पूछता है। काहे पूछेंगे इंग्लिश तुरे? जिस जगह से आप वैकेंसीज निकाल रहे हो, जिस जगह से आप वैकेंसी को दे रहे हो, आप देख लीजिए कि वहां के आसपास राज्यों में कौन सी भाषा बोली जाती है। जैसे एक राज्य में अगर वैकेंसी, जैसे दिल्ली में कोई वैकेंसी निकलता है तो सिर्फ दिल्ली वाले लोग नहीं भरते हैं, वहां से कोई मुंबई भी छड़प के भर देता है, बिहार वाला जाके भर देता है। तो आसपास आप देख लीजिए कि कौन सी भाषा ज्यादा बोली जाती है। तो उत्तर बिहार सबसे ज्यादा भाषा बोली जाती है हिंदी। तो दिल्ली में अगर कोई वैकेंसी निकला है तो उसमें 25 नंबर का इंग्लिश देने का क्या जरूरत है, उसमें हिंदी डाल दो। लेकिन ना, इंग्लिश बोलते तो अच्छा लगतो। बापो माँ ससुरा अपने बच्चा को इंग्लिश पढ़ाने में लगल है, इंग्लिश पढ़ेगा तो बहुत ब्रिलियंट हो जाएगा। अच्छा, किसी से पूछें कि सर इंग्लिश क्यों पढ़ाते हैं अपना बच्चा को, तो कहेगा इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज। इस दुनिया में 199 देश है, अप्रोक्स लेते हैं 200 देश है। इन 200 देशों में से मात्र 14 देशों में इंग्लिश बोली जाती है, मात्र 14 देश में। कौना बात का इंटरनेशनल रे? अंग्रेज चला गया लेकिन अपना अभी तक हम लोग को गुलाम कैले है, अपना भाषा छोड़ के चला गया। इंग्लिश बोलो, मात्र 14 देश में इंग्लिश बोली जाती है, मात्र 14 देश में। अब बाकी रूस में रशियन बोली जाती है, चाइना में मंडारिन चाइनीज बोली जाती है। डेनमार्क एक छोटा सा देश है सर, डेनमार्क नाम सुने? डेनमार्क यहीं का है, छोटा को देश है। नवादा के को मिर्जापुर बराबर होगा बस, हाँ बस नवादा जितना है उसका देश का आबादी है, और देशों से थोड़ा उसी है।
लेकिन तब भी वहां पर इंग्लिश नहीं डेनिश बोली जाती है। डेनमार्क की भाषा डेनिश। उस ससुरा अपना छोटा गो देश अपना भाषा को बचाए हुए है, अपना भाषा को अस्तित्व में रखे हुए है कि मेरा भाषा, मेरी सभ्यता, मेरी संस्कृति ये है। और हम लोग हाथी नियन है और दिमाग ची खोपड़ी भर। इंग्लिश बोलते बेटा तो बड़ी अच्छा लगता। यहां का भारत में 1% से भी कम लोग इंग्लिश बोलते हैं, 1%। लेकिन तब भी सब इंग्लिश के फेर हम पढ़ल है। इंग्लिश सीखेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, स्पोकन करेंगे। एगो शब्द है, देखिए आपको बता देते हैं। हम किसी घर जाते हैं तो कहेगा हमसे, ओ मोहम्मद सर, दिस इज माई मिसेज एंड आई एम मिस्टर। मतलब हम मिस्टर हैं, ये मेरी मिसेज है। मिस्टर और मिसेज, MRS शायद लिखाता होगा, MIS लिखाता है। अब जो लिखाता हो हमको नहीं आता। मिस्टर और मिसेज समझते हैं ना? मिस्टर और मिसेज तो बोल दिए सर, लेकिन मिस्टर और मिसेज का मतलब समझते हो? हम बताएं, ध्यान से सुनिए। मिस्टर और मिसेज का मतलब होता है, ये जो यूरोप है ना, यूरोप एक बहुत ही घटिया जगह है। क्यों है? थोड़ा सा सुनने में खराब लगेगा, सुन लीजिए। यूरोप में कोई भी एक पुरुष किसी एक महिला के साथ अपनी जिंदगी नहीं बिता सकता है, और कोई भी महिला किसी एक पुरुष के साथ अपना जिंदगी नहीं बिता सकती है, संतुष्ट नहीं होता है। इसलिए वहां मनाया जाता है फादर्स डे और मदर्स डे। क्यों? क्योंकि एक महिला है, वो एक पुरुष के साथ तो रहेगी नहीं, बहुत सारे पुरुष के साथ रहेगी। लेकिन शादी तो एक से करना है, शादी तो एक से करना है। तो सदिया जेकर से करी और जिससे फसल है उसको कहा जाता है मिस्टर। इसमें भी वही बात होगा, जे लड़का जो व्यक्ति है वो शादी तो एक से करेगा, और जितना से वो फसल है उसको कहते हैं मिसेज। कितना घटिया चीज है। अब भारत के लोग मिस्टर फलना, मिसेज फलनी, कौन सी मूर्खता में फंसे हुए हैं हम लोग। अब वहां पर भैया 1 साल तो कोई शादी टिकेगा नहीं, उसको छोड़ो, तू आओ, तू चल। इसलिए ससुरा से मदर्स डे और फादर्स डे मनाएगा। तो कैसे मैया बप्पा ने सब साथ में है, बचपन को तो भुला जाएगा, इसलिए वो लोग देखो डायरी रखता है, और हर साल वहाँ का स्कूल में मदर्स डे और फादर्स डे मनाया जाता है, जिससे पता चले वो बच्चा के भी कि उसका भी बाप है। पूछेगा नेक्स्ट ईयर माई डैड इज टॉम। आपका क्या नाम है? उन्हें बोले व्हाट्स योर नेम? जैम। ओके, टुडे इज माई फादर जैम। इसलिए मनाया जाता है मदर्स डे फादर्स डे, पता चलने के लिए कि इस साल हमारे बाबू ससुरा जैम था, अगला साल टॉम है। पर साल के था हो भुला गई तो पोपी पलटेगा। पर साल कौन थे? पाप मेरा बाप ही था। मम्मी से पूछेगा, मम्मी बोलेगी ओ डियर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, हमको नहीं पता है, देख लो तुम डायरी में जाके। हमारे यहाँ एक दिन इज्जत देने के लिए माँ बाप को नहीं मनाया जाता है मदर्स डे फादर। 365 दिन यहाँ पे माँ बाप को इज्जत दिया जाता है। धीरे धीरे क्या होने लगा कि फ्रेंच जो भाषा बोलने वाले लोग थे, जो फ्रेंच बोलते थे, उन पे अत्याचार ज्यादा होता था। जैसे अभी यहाँ पे हो रहा है, इंग्लिश बोले वाला महान, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, ये सब बोले वाला ठीक है, इंग्लिश बोले बड़का बाबू है, इंग्लिश बोलता है। अब आ रहा है समझ मिस्टर और मिसेज का मतलब? लगाना सब मिस्टर अपना पापा क्या समझाइए उनको, आने तो सब वीडियो दिखाना जाके अपना बाबूजी को, जो मिस्टर लगाते हैं और मिसेज लगाते हैं। क्यों मूर्खता में फंसे हुए? श्रीमान में क्या जाता है, मोहम्मद में क्या जाता है? अरे इतना तो अच्छा कल्चर है भारत का जी। श्रीमान श्रीमती लगाना नहीं है, मिस्टर मिसेज में फंसे हुए हैं। जब क्रांति वहां पे हो रही थी तो वहां का राजा कौन था? लुई 16वां।
जितने भी व्यक्ति थे, अर्नेस्ट रेनन हो, इस सॉर्यू हो, इन सभी ने पैतृक भूमि, ध्यान सुनिएगा, यूरोप में पैतृक भूमि बोली जाती है, भारत में मातृभूमि बोली जाती है। ठीक है, क्वेश्चन समझिएगा। यूरोप में बोला जाता है पैतृक भूमि, हमारे यहाँ मातृभूमि। हमारे यहाँ तो लेडीज को आज इस समय सदियों से महत्व मिल रहा है। हमारे यहाँ क्या बोला जाता है? मातृ। वहाँ क्या बोला जाता है? पैतृक। ऐसा समझ में, हमारे यहाँ माता कहते हैं भूमि को, वो लोग बाप कहता है। मतलब सब समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि वहाँ पर जेंट्स आगे हैं, हमारे यहाँ लेडीज हमेशा से आगे, इसलिए तो हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं। लेडीज को आगे करना है। और जय लोग बोलते हैं ना कि भारत माता को जय नहीं बोलेंगे, सर हम भारत से किसी को धर्म से नहीं जोड़ रहे हैं। भारत से धर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम लेडीज को आगे रखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लेडीज मानव नहीं है, हमारे यहाँ लेडीज एक प्रकार की इज्जत है, इसलिए तो उनकी पूजा होती है। लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, काली माता, दुर्गा माता, माता रखे इनको, क्यों? क्योंकि इज्जत देना चाहते हैं। समाज में बहुत से जो छीट किस्म के आदमी हैं, अगर वो किसी लड़का को इज्जत को ठेस पहुंचाना चाहता है तो वो उसका घर का इज्जत को गाली देगा, मतलब उसका माँ या बहन लगा के गाली देता है। क्यों देता है? क्योंकि वो उसका इज्जत को ठेस लगाना चाहता है। भारत में सब जानता है कि भारत में स्त्रियां इज्जत है और पुरुष आर्थिक व्यवस्था में है, आर्थिक स्थिति में है। इसलिए जब कोई जेंट्स लड़ेगा ना तो एक दूसरे की इज्जत गाली देगा, मतलब उसका माँ बहन को दोनों घरे आएगा। और जब कोई लेडीज लड़ेगी तो उस उनका आर्थिक स्थिति को बोलेगी, ई ना बोलेगी उसका बेटी मर जाओ, ई बोलेगा तो बेटे मर जाओ, तो तुम्हारा हस्बैंड मर जाओ, ऐसा समझ में। लेकिन यहाँ पे यूरोप में क्या कल्चर है? यूरोप में कल्चर है पैतृक भूमि का। आई हम नहीं बोलते हैं, अब बुक खोलिए सब पता चलेगा। ठीक है, तो पैतृक भूमि के बारे में उन लोगों को बताया गया, उन लोगों में राष्ट्रवादी की भावना पैदा किया गया, और जितने भी लोग थे सभी ने मिलकर फ्रांस से राजतंत्र को उखाड़ फेंका। राजतंत्र क्या फेंका? उखाड़ फेंका। और स्टेट जनरल के जगह पर नेशनल असेंबली का गठन हुआ। पहले क्या था? स्टेट जनरल। स्टेट्स जनरल में क्या था? जो राजा होता था वो स्टेट जनरल की स्थापना किया था। हर जितना भी स्टेट जनरल में जो राजा होगा, जितना भी उपनिवेश बनेले है वहां पर राजा कमांड करेगा। राजतंत्र था, उसके जगह पर नेशनल असेंबली का गठन किया गया। मतलब एक ही जगह पर एक कोई व्यक्ति जो देश को चलाएगा, जैसे हम लोग का संसद दिल्ली में है, एक जगह ने है कि कुछ छिड़क देगा, ले 2 ईंटा बिहार में डालेंगे, 2 ईंटा पंजाब में, 2 झारखंड में, 2 यूपी में, ऐसे करेगा। पार्लियामेंट तो एक ही, संसद एक ही है, हाई कोर्ट बहुत सारे हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है, वही है हमारा नेशनल असेंबली। ऐसा में पार्लियामेंट एक है कि नहीं दिल्ली में, कि बिहारों में है पार्लियामेंट? नहीं ना है। उसी प्रकार से नेशनल असेंबली का गठन हुआ। नेशनल असेंबली में 2 मुख्य बातें थी। नेशनल असेंबली में क्या था? 2 मुख्य बातें किया गया था। अब 2 मुख्य बातें क्या थी? पहला था संप्रभुता राष्ट्र में निहित है, व्यक्तियों के समूह में नहीं। जो संप्रभुता होगी वो राष्ट्र में निहित होगी, किसी व्यक्तियों के समूह में नहीं। मतलब संप्रभुता कहने का मतलब है इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स किसकी है? मोदी जी की। मोदी जी की है जी। वो तो भारत की है, लेकिन चाइना में सिस्टम अलग है। चाइना में उसकी चाइनीज आर्मी, चाइनीज नेवी, चाइनीज एयरफोर्स वहाँ की पार्टी की है, मतलब जिनपिंग की है, कम्युनिस्ट पार्टी की है। चाइना की पार्टी, चाइना की सेना नहीं है। वो किसकी सेना है? कम्युनिस्टों की सेना। लेकिन भारत में क्या है? भारत की सेना भारत की जनता की है, हम लोग की है वो, ना कि जो शासन कर रहा है, जैसे मोदी जी है, राष्ट्रपति है, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, इसम की नहीं है वो।
ऐसा में तो वही बोलता है संप्रभुता राष्ट्र में निहित है, व्यक्तियों के समूह में नहीं। मतलब जो संप्रभुता होगी, जो राष्ट्र की जितनी भी संपत्ति होगी वो राष्ट्र की होगी, किसी एक व्यक्तियों के समूह की नहीं। जैसे अगर कोई रेलवे हो गया, बैंक हो गया, ये सब क्या है, व्यक्तियों के समूह में नहीं रहेगी, राष्ट्र में रहेगी। अब कुछ लोग बोलते हैं सर मोदी जी तो बैंक बेच रहे हैं, मोदी जी तो रेलवे बेच रहे हैं। चोट्टा कहीं का, मोदी जी के बाबू जी के जो बेच देंगे? तुम लोगों को गलत सिलेबस पढ़ाता है सब। बेच नहीं रहे हैं वो कुछ, वो किसी को चलाने के लिए दे रहे हैं कि आप चलाइए, 5 साल के बाद फिर आपसे ले लेंगे। अगर आप 2 साल खराब चलाओगे तो आपसे ले लेंगे, दूसरे बाद किसी और को दे देंगे। ये सिस्टम है ऐसा में। अब मतलब प्राइवेटाइजेशन खराब हो रहा है सर, सरकारी ठीक था। सरकारी जाके अस्पताल में देखिए, सब समझ में आ जाएगा। पेशेंट मर जाएगा लेकिन ससुर को ध्यान नहीं देगा। प्राइवेट में जाके देखो, एक आदमी पीछे 10 को पड़ रहता है। अगर कोई आईसीयू में घुस गया है, उसके पीछे कम से कम तो 20 से 30 व्यक्ति उसके पीछे लगे रहेंगे कि उसको कैसे बचाना है, वरना हॉस्पिटल का रेपुटेशन खराब होगा। सरकारी हॉस्पिटल में जरा बेग दोन डायरेक्ट ससुरा बोलता है सरकार तो मोदी जी सब बेच दिए। मोदी जी बेच नहीं रहे हैं, मोदी जी के बाबू जी के बेच देंगे। वो किसी को चलाने के लिए दे रहे हैं। 1 साल तुम चलाओ, तुम्हारा बात अगर अच्छा लगेगा तो किसी और को दे देंगे। सिलेबस गलत पढ़ते हो, अब बाद में ससुरा चिल्लाते हो हम बेरोजगार हैं। अब गलत पढ़ोगे तो गलत लिख के आओगे, गलत लिख के लाओगे तो फेल होगे। उसी प्रकार से गलत चीज को सुनोगे, गलत आसपास की ये जो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी जो ससुरान है सब है, बात हमेशा याद रखिएगा। जो टीचर, चाहे वो कोई टीचर हो, हम ही नहीं बोलेंगे कोई टीचर खराब है, चाहे वो कोई टीचर हो, टीचर जो भी बोलेगा वो सही बोलेगा। तो टीचर की बातों पे गौर करना सीखिए। व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी और एनहेन तेन करुआ तेल के पीछे मत पड़िए। मोदी जी तो ये बेच दिए, मोदी जी तो बेच दिए। सब रंग के बेच नहीं रहे हैं बाबू, वो क्या कर रहे हैं कि जो व्यवस्था होती थी उसको डेवलप किया जा रहा है। अब किसी एक व्यक्ति को अगर कोई हॉस्पिटल दे दिया जाए कि आप इस हॉस्पिटल को चलाइए, अब मोदी जी उसको देखते रहेंगे। अगर अच्छा से वहाँ पे जो मरने की रेट थी वो अच्छी, मतलब जो मरने की रेट थी वो और ऊपर जा रहा है और सब मर रहा है, तो उसे छीन के किसी और को दे देंगे, तुम चलाओ रहे। तो इससे डर होगा सब। और जो व्यक्ति चला रहा है वो अपना कर्मचारियों को बोल देगा देखो अच्छा से काम करो तो निकाल देंगे, ऐसा में। तो इससे देश को तो फायदा हो रहा है। तो आप अपना काम किसी को नहीं करना है, सेवा नहीं करना है, मेवा खाना है। तुम अपना अच्छा से काम करो, तुम नहीं निकलेगा जॉब से। तुमको जॉब से क्यों निकालेगा वो? क्यों निकालेगा? जब तुम अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हो और अच्छे से काम भी कर रहे हो, अगर जॉब से निकाले तो केस करिए उस पर। तो ना, केस ना करेंगे, चिल्लाएंगे हम बेरोजगार हैं। आप अपना अच्छा से काम करिए, अपना जो आपको पेमेंट मिलता है उससे दुगना करके दीजिए। नहीं निकालोगे जॉब से, वो नहीं निकालेगा, आराम से जिंदगी खाओगे, देश भी आगे बढ़ेगा। लेकिन ना, हम तो ये हालत कर दिया देश के। कुछ दिन के बाद अगर किसी का पठरू चोरी होगा तो वो कहेगा मोदी जी चुराए मेरा पठरू। समूहता समझ में आया? फिर नागरिकों की रक्षा करना, समान अधिकार देना राष्ट्र का कर्तव्य होगा। पहला क्या था? संप्रभुता राष्ट्र में निहित रहेगी। मतलब जितने भी बैंक, हॉस्पिटल, मेडिकल, रेलवे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, जितना भी मतलब देश का जो संपत्ति रहेगा वो देश का होगा, ना कि किसी एक व्यक्ति का। ये समझ में आया? दूसरा कहता है कि नागरिकों की रक्षा, नागरिकों का रक्षा, समान अधिकार देना राष्ट्र के कर्तव्य में रहेगा। मतलब चाहे वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, सबको एक समान देखना राष्ट्र का नेतृत्व रहेगा। कौन करेगा उसको नेतृत्व? राष्ट्र करेगा। सबको रक्षा देना है हमको। अगर पूर्वोत्तर साइड में जितने इंडियंस रह रहे हैं उनको भी वही रक्षा देना है जितना कि हम बिहार, यूपी वालों को देते हैं। यही इसका किसका कर्तव्य होगा? राष्ट्र का कर्तव्य होगा। तो इन दोनों पे साइन हुआ। दूसरा क्या हुआ कि राजा के राजतंत्र को समाप्त करके संवैधानिक राजतंत्र की व्यवस्था की गई। राजा का जो राजतंत्र का था उसको खत्म कर दिया गया और उसके जगह पर संवैधानिक राजतंत्र को लगाया गया। उसकी जगह पे क्या लगाया गया? संवैधानिक राजतंत्र। संवैधानिक राजतंत्र समझ में आता है? ये वाला संवैधानिक राजतंत्र देखिए क्या होता है।
रहेगा वो राजतंत्र, एक ही परिवार से चुनाया जाएगा। गलत। बहुत सारे राजतंत्र रहेंगे, जैसे फ्रांस का राजा, फ्रांस का कोई राजा होगा, इटली का राजतंत्र, जर्मनी का, इन सभी राजतंत्रों में जनता देखेगी कि कौन सा राजतंत्र अच्छा है। तो जो राजतंत्र जनता के भलाई के बारे में करेगा उसको राजा बना दिया जाएगा। बोलेगा तू दोनों बैठ अभी। आए समझ में? जैसे 3 गो राजतंत्र है, मान लीजिए A, B और C, 3 गो कोई राजतंत्र है। ये राजतंत्र बोला, ये राजतंत्र और ये राजतंत्र, तीनों राजतंत्र, और ये तरह जनता। अब जनता को चुनना है इन तीनों में से किसी एक को, ठीक है। ये जनता बोलेगी, ये बोलेगा कि हम जनता को लेके चलेंगे। बी बोलता है ना हम अपना परिवार को लेके चलेंगे, सी बोलता है हम अकेले चलेंगे। तो सब वोट दे देगा किसको? ए वाला को। ए राजतंत्र बन गया। ये हुआ संवैधानिक राजतंत्र, और उस पर सब ये सब दोनों काम करेगा वो, ठीक है। फिर आपका हुआ, लेकिन कन्वेंशन ने राजा रानी को फांसी की सजा दे दी। कन्वेंशन कहने का मतलब, लेकिन कन्वेंशन ने, कन्वेंशन मतलब क्या होता है सर? कन्वेंशन का मतलब होता है सम्मेलन। जो व्यवस्था लागू की जा रही थी, जो भी नेशनल असेंबली के लोग थे, क्योंकि स्टेट जनरल को तो रद्द कर दिया गया था ना, उसके जगह पे क्या लागू हुआ? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली में जितने भी लोग थे उसको कहा जाता है कन्वेंशन। कन्वेंशन मतलब सम्मेलन होता है। इसको इंग्लिश, सम्मेलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वेंशन कहते हैं, ठीक है। तो कन्वेंशन के जितने भी लोग थे ये बोले ना, ये ससुरा के डेली शादी करता रहता है, डेली नया नया लेते रहेगा, ये वाइफ, इसकी रानियों ससुरी पागल है, कुछ कुछ बोलते रहेगी। सब एक खिसियाल था इससे, एकदम बिखियाल था दोनों पर, ये चोटपा कहेंगे। इसका बेटवा राजा रानी, राजवा का बेटवा, ये चोट्टा कहेगा, ये और भड़का दिया, मत मर 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 दो राजा को, मर दो। दोनों क्या किया? दोनों को सम्मेलन क्या किया? मौत की सजा सुनाया, किसको मौत की सजा देना है। अंतिम में 21 जनवरी 1793 को, 21 जनवरी 1793 को राजा रानी को गिलोटीन पे चढ़ाकर मौत दे दी गई। गिलोटीन क्या है सर? टीवी में आप लोग देखे होंगे, एक बड़ा सा लकड़ी नियन होता था, देखिए कैसे, एक बड़ा सा लकड़ी जैसा कुछ होता था, ठीक है, ये से और ये से, और ऊपर में लगन होता था तलवार, ऐसे चाकू ऐसे लटकर रहेगा। यहाँ पर गड्ढा करके यहाँ पर किसी आदमी को घुसा दिया और इसको कर दिया लॉक, और ऊपर से जो ये चाकू है ये बंधा रहता था, ठीक है। इसको घींचा, ये चाकू हचाक से गिर गया उसका मुंह से अलग। ये हुआ गिलोटीन का सजा। आज सुनिए, फोटो दिख रहा है, बिल्कुल ऐसा ही सजा होता था, यही था गिलोटीन, ठीक है। गिलोटीन में सजा के इसको फांसी दे दिया। अब समझिए, फ्रेंच जो कि वहां पे जितने भी लड़ाई कर कौन रहा था? मध्यम वर्ग तो कर रहा था ना, लड़ाई कर कौन रहा था? किसान, जो दबे कुछ लोग, तो वही तो क्रांति कर रहे थे। वो बोलते थे क्या? फ्रेंच। वहां फ्रेंच को फ्रांस का राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया गया, ठीक है। अब जल्दी से इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए।